हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। इस चैप्टर में इंडिपेंडेंस के लिए जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उन सभी को बताया गया है और इन्हीं को हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या पढ़ा था, ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और कनेक्टिविटी बने रहे हिस्ट्री को पढ़ते वक्त। तो देखते हैं। In the previous chapter, we have looked at the British conquest of territory and takeover of the kingdom. ब्रिटिश कैसे ट्रेडर के रूप में आते हैं और हमारे यहाँ की टेरिटरीज को कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं, जीत लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं अपना किंगडम एस्टैब्लिश करने के लिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लॉज में चेंजेस करते हैं, ये हमने पढ़ा था। इन द लाइफ्स ऑफ पीजेंट्स, चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल, जो कंट्री साइड एरिया है उस पर अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए वो जितने भी रूल्स लेकर आते हैं, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड मालवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, ये भी हम जान चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी, एजुकेशनल चेंजेस, वुड डिस्पैचेस, मैकाले मिनट्स, ये जितने भी लॉ, इंग्लिश एजुकेशन लॉ, जितने भी लॉज आए थे वो हम स्टडी कर चुके हैं। उसका जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उस पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। डिबेट रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ विमेन, विमेंस की जो कंडीशन थी उस पर जो डिबेट हुई, उस पर जो भी रिफॉर्म करने के लिए स्टेप लिए गए, वो सभी। चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, जो चैलेंजेस थे कास्ट सिस्टम में वो हम पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड जो मूवमेंट थे, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ ने उठाए थे, जैसे ज्योतिराव फुले, बी आर अम्बेडकर और नारायण गुरु, ये भी हमने लास्ट ही चैप्टर में पढ़ा है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ, 1857 का रिवोल्ट कैसे हुआ, किन किन कारणों से हुआ और उसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारी कंट्री के ऊपर। द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, क्राफ्ट और इंडस्ट्री में जो भी चेंजेस आए वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। On the basis of what you have read about these issues, do you think Indians were discontent with the British rule? जितना भी हमने डिस्कस किया है वो पूछा गया है कि भाई उससे क्या डिस्कंटेंट थी हमारी कंट्री के लोगों में, क्या हमारी कंट्री के लोग रोष थे उनके दिमाग में, ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, ये पूछा जा रहा है। इफ़ सो, अगर ऐसा था, हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्लासेस डिससेटिस्फाई, वो क्यों डिससेटिस्फाई थे, कैसे डिससेटिस्फाई थे, असंतुष्टि किन मुद्दों पर थी। द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, और इन्हीं वजह से कैसे नेशनलिज्म एमर्ज होता है, कैसे उभर कर आता है, वो हम अब पढ़ेंगे। द अबव मेंशन डेवलपमेंट लेड द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन, जितने भी चेंजेस हुए हमारी कंट्रीज में ब्रिटिशर्स की वजह से, तो एक क्रूशियल क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर वूम इट इज़ मेंट, ये कंट्री है क्या, ये देश क्या है और ये किसके लिए है। द आंसर दैट ग्रेजुअली इमर्ज, जो आंसर्स थे वो ग्रेजुअली इमर्ज हो रहे थे, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा था कि जो इंडिया है, इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया हमारी कंट्री है, यहाँ के लोगों की कंट्री है। ऑल द पीपल इनरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एंड जेंडर, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, कोई कलर हो, कोई रेस हो, चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, हमारी कंट्री हमसे बिलोंग करती है, हमारे लिए है। एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम, इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये जो कंट्री है, सब किसके लिए है, यहाँ के लोगों की। विद दिस आंसर केम द अवेयरनेस दैट द ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और इसी के साथ ये अवेयरनेस भी आती है, ये जागरूकता भी आती है कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने हमारी कंट्री पर एक जोर ज़बरदस्ती से कंट्रोल जमा रखा है और यहाँ के रिसोर्सेज को पे भी उनका क्या है, कंट्रोल है। एंड अंटिल दिस कंट्रोल वाज एंडेड, और जब तक ये कंट्रोल ख़त्म नहीं होगा, इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, और हमारा देश हमारे लिए नहीं हो सकता। दिस कॉन्शियसनेस बिगन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय पॉलिटिकल एसोसिएशन, और ये जो कॉन्शियसनेस थी ये कहाँ से शुरू हुई, पॉलिटिकल एसोसिएशन जो बनी थी आफ्टर 1850s में, स्पेशली दोज कम इनटू बीइंग इन 1870 एंड 1880s, जितने भी एसोसिएशंस बने 1870 और 1880s में,
उनकी वजह से और ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई लोगों के दिमाग में. मोस्ट ऑफ देम लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स. ज़्यादातर एसोसिएशन जो थी लॉयर्स चला रहे थे क्योंकि उनको बेहतर ज्ञान था. उन्हें ये भी पता था कि कौन सा लॉ हमारे अगेंस्ट है, क्या स्टेप लिए जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, लोगों को कैसे अवेयर करना चाहिए. मोर इम्पोर्टेंट वन वर द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association and of course the Indian National Congress. कुछ important institutions जो हैं वो ये थे. Note the name पूना सार्वजनिक सभा. पूना सार्वजनिक सभा का लिटरल मीनिंग क्या है, एक शाब्दिक अर्थ क्या है सार्वजनिक. इसमें एक मीनिंग है सार्वजनिक. सार्वजनिक का मतलब होता है फॉर ऑल द पीपल, सभी के लिए. सर्वा मीन्स ऑल एंड जनिक मीन्स ऑफ द पीपल. ऐसा प्लेटफॉर्म जो सभी के लिए काम करे. दो मैनी ऑफ दिस एसोसिएशन फंक्शन इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री. वैसे तो ये जो एसोसिएशन थी पर्टिकुलर एरिया के लिए काम कर रही थी, एरिया में काम कर रही थी, बट इनका जो उद्देश्य था पूरे देश के नागरिकों को रहकर ही मद्देनजर रख के ही उन्होंने बनाया था. नॉट फॉर दोज एनी वन रीज़न, किसी एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए नहीं था और ना ही किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए था. दे वर्क विद द आइडिया दैट, वो किस आइडिया पे काम करते थे, किस युक्ति पे काम करते थे, दैट द पीपल शुड बी सॉवरन, लोगों को सॉवरन होना चाहिए. सॉवरन का मतलब एक ऐसी कैपेसिटी जिसमें हम इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सके विदाउट एनी आउटर और आउटसाइड इंटरफेरेंस. किसी थर्ड पार्टी या फिर थर्ड कंट्री के इंटरफेरेंस के बिना हमारी कंट्री के लोग अपने मुद्दों से रिलेटेड डिसीजन ले सके. एम्पावरमेंट इतनी होनी चाहिए, इतनी पावर लोगों के हाथ में होनी चाहिए. The dissatisfaction with the British rule intensify in 1870 and 1880. जितने भी डिससेटिस्फैक्शन था, जो असंतोष था, वो बढ़ता जा रहा था. इंटेंसिफाई का मतलब होता है और बढ़ना कोई चीज़. और ये क्यों बढ़ रहा था? द आर्म्स एक्ट वॉज पास, क्योंकि ऐसे कुछ एक्ट्स आए, कुछ ऐसे उन्होंने स्टेप लिए जिसकी वजह से लोगों का असंतोष बढ़ गया. उनमें से एक था आर्म्स एक्ट, 1878 में आया था और इसका जो मेन मकसद था डिस अलाउिंग इंडियन फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स, कि इंडियंस जो हैं वो हथियार नहीं रख सकते. इन द सेम ईयर एक और एक्ट आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. ये जो प्रेस एक्ट था एनेक्ट किया था टू एफर्ट टू साइलेंट दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी समाचार पत्रों में पत्रिकाओं में लिखेगा उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, दबाने के लिए ये एक्ट आया था. दैट अलाउड द गवर्नमेंट टू कन्फेस्टिकेट द एसेट एंड न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल. जो भी ऑब्जेक्शनेबल फील होता है गवर्नमेंट को, मीन्स उनके खिलाफ अगर वो कुछ गलत कर रही हैं और लोगों ने उस पर रिएक्ट कर दिया और न्यूज़पेपर में लिख दिया, पत्रिका में लिख दिया, मैगजीन में लिख दिया, उसी को वो क्या करती थी, उसी को कर्ब करने की कोशिश करती थी, उसको दबाने की कोशिश करती विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, दिस लॉ. और कन्फेस्टिकेट कर ली जाती थी उस न्यूज़पेपर की जितनी भी एसेट थी. कन्फेस्टिकेट का मतलब होता है जब्त कर ली जाती थी. In 1883, there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill provided for the trial of British or European person by Indian and sought equality between British and Indian judges in the कंट्री. फिर एक और बिल आता है 1883 में जिसका नाम था इल्बर्ट बिल. इसकी वजह से और हंगामा हो जाता है और ये बिल वैसे किस लिए आया था, जो इंडियंस थे और यूरोपियन जजेस थे उनकी पावर को इक्वल करने के लिए आया था, ताकि जो इंडियंस हैं, इंडियन जजेस हैं, वो यूरोपियन पर भी ट्रायल ले सके, उन पर भी फैसले सुना सके. पर यह बिल पास नहीं हो पाता. इसमें काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर देते हैं इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो थे रिप्रेजेंटेटिव, और इस बिल को विड्रॉ कर लेती है गवर्नमेंट. तो इसकी वजह से हाईलाइट हो जाता है द रेशियल एटीट्यूड हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस टाइम पे, कि ये जो है सिर्फ अपने सुपीरियॉरिटी के ऊपर काम करती है, अपने आप को सुपीरियर समझती है, इंडियंस को कुछ नहीं समझा जा रहा. इसकी वजह से भी डिससेटिस्फैक्शन और बढ़ जाता है. द नीड for an all-Indian organization of educated Indian had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversy deepened the desire. फिर जो 1883 में जो ये कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है एक ऐसी घटना एकदम से जो घट जाती है जिसकी वजह से सनसनी सी फैल जाती है. तो ये जो घटना हुई इसकी वजह से
एक ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियंस लोगों के लिए काम करे उसकी और ज़रूरत जो थी और डीप हो गई और ज़्यादा गहरा गई कि हाँ एक ऐसा एसोसिएशन होनी चाहिए जो हम सबके मुद्दों पर काम करे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी वजह से द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश की गई, बनाई गई व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1885 में इसका पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में और 72 डेलीगेट्स गए थे, यानी कि डेलीगेट्स का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतिनिधि करना, वहाँ पे लोग गए थे। द अर्ली लीडरशिप दादा भाई नरोजी, और कौन कौन थे इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे? दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त और सुब्रमण्यम अय्यर अमंग अदर्स वॉज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे। ज़्यादातर जो ये लीडर्स थे बॉम्बे और कलकत्ता से थे। नारोजी एक बिजनेसमैन थे और एक पब्लिस्ट भी थे, सेटल इन लंदन, जो लंदन में रहते हैं, एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और एक कुछ समय के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके मेंबर भी रह चुके हैं। गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट, इन्होंने काफ़ी गाइड किया इस एसोसिएशन के लीडर्स को। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. हयूम ऑल्सो played a part in bringing Indian from the various regions together. A.O. हयूम ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, अभी तक जो इंडिया था टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। टुकड़ों टुकड़ों में कैसे? डिफरेंट डिफरेंट राज्य थे और वहाँ पे अपने अपने रीजन में वो राजा थे जो वो राज कर रहे थे, तो लोगों के बीच में एक देश की भावना कम ही थी, अपने पर्टिकुलर रीजन से ज़्यादा प्रेम था। लेकिन एक नेशन कैसे बनती है हमारी कंट्री, वो देखते हैं। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years was moderate in the objective and the method. During this period, it demanded a greater voice for Indian in the government and in administration. जो कांग्रेस थी उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बट स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे 20 years, वहाँ पे उन्होंने मॉडरेट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, क्या कहते हैं ना, इंटेंसिव तरीके से अपनी डिमांड नहीं उठाती थी। थोड़ा सा एक पिटीशन, प्रेयर, पत्र वगैरह लिख के प्रार्थना करके ही काम करती थी ये जो एसोसिएशन थी, मॉडरेट्स जिनको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और मेथड भी उनके वैसे ही थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस, बस स्टार्टिंग के टाइम पे इन्होंने इंडियंस के लिए ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मांगी कि भाई हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में जगह दी जाए, इंडियंस को भी स्थान दिया जाए और गवर्नमेंट में उनका क्या हो, रोल हो एक इम्पॉर्टेंट। इट वांटेड द लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे इंडियंस लोग ज़्यादा हो, ना कि अंग्रेज। लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए ताकि हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट के सामने उठाया जा सके। गिवन मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इनको पावर भी ज़्यादा दी जाए, और इंट्रोड्यूस इन प्रोविंस वेयर नॉन एग्जिस्ट, और जहाँ पर जिन प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल नहीं है वहाँ पे भी इसको लेके आ जा सके ताकि लोगों की आवाज़ को गवर्नमेंट तक सीधे पहुँचाया जा सके। इट डिमांड दैट इंडियंस भी प्लेस्ड इन द हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, इंडियंस जो हैं उनको भी हायर पोस्ट दी जाए, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्लेस दिया जाए अलग। फॉर दिस पर्पस इट कॉल फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसी वजह से उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, कहा कि भाई इंडिया में भी हो। पहले सिर्फ लंदन में होता था, पर उन्होंने डिमांड की कि इंडिया में भी ये जो है एग्ज़ाम लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म, सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब वर एट द टाइम वर मोनोपोलाइज बाय द वाइट ऑफिशियल्स। और ये किस लिए किया था? रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो रेस के बेस पे, जो नस्ल के बेस पे भेद होता था, उसको ख़त्म करने के लिए था, उसी को टारगेट किया था, क्योंकि जो वाइट पीपल हैं उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा स्थान था, ना कि इंडियंस का।
ब्रिटिश जनरली अज्यूम दैट इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटिश का ज़्यादातर माना था कि इनको कोई भी बड़ी पोस्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें है वो पोस्ट नहीं देनी चाहिए। सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम, इंडियनाइजेशन इट वॉज होप्ड वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। इंडियंस लीडर्स को ये भी था कि अगर इंडियंस आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमारे देश की जो वेल्थ है, जो इंग्लिश ऑफिसर्स अपने देश में भेज देते हैं, वो भी रुक जाएगी एक तरीके से। अदर डिमांड्स क्या क्या थी? इंक्लूड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। पहले जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेम ही थे, यानी कि सेम ही ऑफिशियल्स उस पर डिसीजन लेते थे, पर उस चीज़ को भी सेपरेट करने की डिमांड की गई। द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रिपील, ख़त्म कर देना। जो आर्म्स एक्ट आया था 1878 में, उसको ख़त्म करने की भी प्रार्थना की गई, उसको भी डिमांड किया गया। द अर्ली कांग्रेस विल रेज अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशू। अर्ली कांग्रेस जो 20 ईयर्स के आसपास जो भी स्टेप लिए, उनमें से एक क्या था? रेज द नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज। उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज जो थे, आर्थिक मुद्दे थे, उन पर भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड द पॉवर्टी एंड फेमाइंस। उन्होंने डिक्लेयर किया, लोगों तक ये बात पहुँचाई कि जो फेमाइन है, जो सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, वो किस वजह से है? ब्रिटिश रूल की वजह से। उन्हीं की वजह से लोग इतनी ज़्यादा गरीबी में धकेल दिए गए हैं। इंक्रीज इन द लैंड रिवेन्यू, और इसका मेन कारण क्या था कि लैंड रिवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से इम्पॉवर्स द पीजेंट एंड जमींदार और पीजेंट जो थे, किसान जो थे, वो गरीब से गरीब हो जाते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज। और फेमाइन, अकाल कैसे पड़ता? खाने एक्सपोर्ट कर दिया गया है। ग्रेन जितना भी यहाँ पर होता था, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था उसका यूरोप में भेज दिया जाता है ताकि अर्निंग हो सके। द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन इन रेवेन्यू, कट द मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड मोर फंड फॉर इरीगेशन। और भी डिमांड करती है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाए और फंड दिया जाए इरीगेशन के लिए, ताकि कृषि की उपज बढ़ सके। इट पास मैनी रेजोल्यूशन ऑन द साल्ट टैक्स। रेजोल्यूशन भी पास करती है ये जो एसोसिएशन थी। ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रोड, किन किन मुद्दों पर? सोल टैक्स पर, इंडियन लेबर से रिलेटेड, और सफरिंग ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर। जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे उनको भी बेदखल कर दिया गया था, उनकी सफरिंग से रिलेटेड भी। कॉज बाय द इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने बता दिया आपको। All this shows that despite being a body of educated elites, the Congress did not take only on behalf of professional group, जमींदार्स और इंडस्ट्रीज। कांग्रेस जो है, हम ये नहीं बोल सकते सिर्फ एक प्रोफेशनल्स का ग्रुप था, जमींदार्स का ग्रुप था या इंडस्ट्रीज का, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी वास्ट डिमांड्स उठाई थी। जितनी भी यहाँ के लोग थे, उन सभी डिफरेंट मुद्दों पर उन्होंने उन सभी के हक के लिए आवाज़ उठाई। द मॉडरेट लीडर वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस। उनका मेन जो मोटिव था, लोगों को जागरूक करना था, ताकि लोग खुद ही इतने जागरूक होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो अपने आप को इतना सक्षम नहीं समझते थे कि इतनी बड़ी माइटी पावर के साथ वो टकरा सके। बट उनका मेन मोटिव था लोगों को जागरूक करना, ताकि लोग ही खुद स्टैंड ले इसके बारे में। दे पब्लिश न्यूज़पेपर, रोट आर्टिकल इन शो हाउ ब्रिटिश रूल वर लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़पेपर्स में लिखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी वजह से हमारी कंट्री के रिसोर्सेज कैसे र्यून हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल्स इन देयर स्पीचेस। ब्रिटिश जितने भी थे रूल्स थे उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड स्पेंड रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, अपने देश में भेजा जाता था ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके अपने ओपिनियन के लिए। दे फेल्ट दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन। लेकिन उनके दिमाग में एक धारणा भी थी कि ब्रिटिश को अगर हम अपनी डिमांड पहुँचाएंगे और लोगों की कंडीशन के बारे में बताएंगे तो ब्रिटिश इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो हमारी इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे और वो सुधार करेंगे, चेंजेस करेंगे। बट ऐसा नहीं था रियलिटी में। ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम। वो समझते थे कि आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, इन सब की उनको इज्जत है।
एंड ऑल्सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड, और हमारी जो जायज़ डिमांड है वो पूरी भी करेंगे। वट वॉज नेसेसरी देयर फॉर वॉज टू एक्सप्रेस, और इसीलिए क्या ज़रूरी है कि अपनी डिमांड को एक्सप्रेस करना, उनके सामने जाहिर करना, उनको बताना, एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ इंडियन, और इंडियंस क्या फील कर रहे हैं, किस मुद्दे पर क्या उनका मानना है, वो बात ब्रिटिशर को समझाना। ये मॉडरेट्स का मेन आइडियोलॉजी थी। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। लेकिन फिर टर्न आता है एक्सट्रीमिस्ट का, लाल बाल पाल, उनका जो स्टैंड था वो बताया गया है यहाँ पे। बाय द 1890s मैनी इंडियन बिगन टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस। 1890s में काफ़ी सारे इंडियंस जो अदर लीडर्स थे, उन्होंने जो मॉडरेट्स था उनके स्टाइल, वो कैसे इस एसोसिएशन को गवर्न कर रही थी, जिस तरीके से गवर्न कर रही थी, जैसे लेड कर रही थी, उस पर क्वेश्चन करना स्टाइल शुरू कर दिया। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। वो एक्सप्लोर करने लगे रहे इस चीज़ को, यानी कि अपनी डिमांड्स को डिफरेंट तरीके से कैसे रखा जाए, कैसे अंग्रेज़ों को मजबूर किया जाए अपनी बात मनवाने के लिए, वो मेथड्स को एक्सप्लोर करने लगे, उसको ढूंढने लगे। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट, और साथ ही मॉडरेट को भी उन्होंने आलोचना की उनके पॉलिटिकल और प्रेयर के तरीके को, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, कि तुम प्रेयर्स क्यों कर रहे हो, हमारा अधिकार है, तुम मांगो नहीं, हम ये छीन लेंगे, हमारा अधिकार है, हम इसको छीनेंगे। एंड एम्फसाइज, किस पे जोर दिया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि हम आत्मनिर्भर होंगे, एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। कंस्ट्रक्टिव वर्क का कुछ ऐसा मतलब ऐसा काम जो हमारे को आगे बढ़ने में हेल्प करे। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, अपनी खुद की स्ट्रेंथ जो है, खुद की जो पावर है, उस पर रिलाई करना, उस पर भरोसा करना, नॉट ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की सिर्फ ये सोचकर हाँ गवर्नमेंट की गुड इंटेंशन है उसी के भरोसे हम नहीं रह सकते, हमें सेल्फ रिलायंट होकर अपने लिए लड़ना होगा। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, स्वराज, अपने खुद के राज लाने के लिए इस कंट्री में, उसके लिए फाइट करना होगा, ये तिलक ने कहा। तिलक रेज द स्लोगन, और तभी तिलक एक स्लोगन भी देते हैं, नारा भी देते हैं, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, जो आज़ादी है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसको पाकर रहूँगा। ये उन्होंने एक स्लोगन दिया। In 1905 वाइसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल, 1905 में वाइसराय जो कर्जन थे उन्होंने पार्टीशन कर दिया, बंगाल को दो भागों में बांट दिया, और ये इसीलिए किया क्योंकि वहाँ पे लोगों की एकता बढ़ रही थी गवर्नमेंट के खिलाफ, और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए उन्होंने बंगाल का ही विभाजन कर दिया। एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस, सबसे बड़ी प्रोविंस था, सबसे बड़ा राज्य था एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया का, एंड इंक्लूड बिहार एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा, जिसमें बिहार और कुछ पार्ट उड़ीसा का शामिल था। द ब्रिटिश आर्ग्यू फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसेस, ब्रिटिशर्स ने क्या आर्ग्यू दिया है कि जो ये हमने डिवाइड किया है बंगाल को, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से किया, क्योंकि इतने बड़े प्रांत को संभालना आसान नहीं है, इसीलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। बट व्हेन डिड द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या था, वो उस कन्वीनियंस मेनली क्या था, ब्रिटिशर्स के लिए था। क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश, और ये किसके इंटरेस्ट के लिए था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के रिलेटेड और वहाँ के बिजनेसमैन से रिलेटेड। Instead of removing the non-Bengalis area from the province, government separated East Bengal and merged it with the Assam. Perhaps the main British motive were to curtail the influence of Bengali political and split the Bengali people. Main था कि उनका जो influence है, प्रभाव है politicians का, इतने बड़े एरिया में ना फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ना फैले, और उनकी एकता को ख़त्म करने के लिए उन्होंने स्प्लिट कर दिया बंगाली पीपल को। The partition of Bengal infuriated people all over the world. लोगों में एक तरीके से आग उठ गई कि कैसे हमको अलग कर सकते हैं एक झटके में। All the section of Congress and the moderate and radicals as they may be called opposite. जो moderate और radical थे, यानी कि जो नरम नीतियों को फॉलो करे थे, प्रेयर्स वगैरह को, और radical जो थे, जो एक्सट्रीमिस्ट जिनको बोलते हैं, जो काफ़ी एक उत्तेजित तरीके से काम करते थे, उन दोनों ने ही मिलकर क्या किया, विद्रोह किया, इस चीज़ का विरोध किया। पब्लिक मीटिंग को बुलाया गया, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, धरने हुए,
और डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो है प्रोटेस्ट करने के हुए स्टार्ट। द स्ट्रगल दैट अनफोल्ड केम टू बी नोन एज, और जो ये संघर्ष हुआ, स्ट्रगल हुआ, उसको क्या बोला गया उस टाइम पे? स्वदेशी मूवमेंट। पहला मूवमेंट हुआ स्वदेशी मूवमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, और सबसे ज़्यादा पावरफुल ये मूवमेंट कहाँ पे चला? बंगाल में। बट इकोस जो थी, इसकी जो गूंज जो थी, डायलेक्टिक आंध्रा, ये आंध्रा तक भी गई। फॉर इंस्टेंस इट वाज नोन, और वहाँ पे क्या बोला गया था इसको? वंदे मातरम मूवमेंट भी इसको बोला गया था। द स्वदेशी मूवमेंट साउथ टू अपोज ब्रिटिश, किसी लिए स्टार्ट किया गया था स्वदेशी मूवमेंट? अपोज करने के लिए ब्रिटिश रूल को, और एनकरेज करने के लिए द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, कि खुद के लिए खड़े हो, अपने देश को इकोनॉमिकली क्या करो? इंडिपेंडेंट करो। और अगर हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे तो हम इनके रूल से भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। स्वदेशी एंटरप्राइज स्टार्ट किए गए, नेशनल एजुकेशन स्टार्ट की गई, यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज को प्रोत्साहित किया गया। टू फाइट फॉर स्वराज द रेडिकल educated mass mobilization and boycott the British institution and goods, boycott कर दिया गया, यानी कि उनको एक तरीके से बंद कर दिया कि हम यूज़ नहीं करेंगे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को और वहाँ की गुड्स को। सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगन टू सजेस्ट दैट रेवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी फॉर ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल। कुछ जो इंडिविजुअल थे उनका ये मानना था कि क्रांतिकारी तरीका अपनाना होगा, वायलेंस का तरीका, हिंसा भी अपनानी होगी अगर हमें ब्रिटिश को ओवरथ्रो करना, उनको उखाड़ना है सत्ता से। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर मार्क बाय द डेवलपमेंट एज वेल, कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड एंड नवाब फॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाते हैं ढाका में 1906 में। मुस्लिम भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि अपने हितों की वो रक्षा कर सके। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन, लेकिन उनकी जो सोच थी वो कांग्रेस से अलग थी, वो सपोर्ट कर रही थी पार्टीशन को। उनका ये मानना था कि ये मुसलमानों के हक में है। इट डिज़ायर सेपरेट इलेक्टरेट, और वो और क्या चाहते थे? सेपरेट इलेक्टरेट होना चाहिए मुस्लिम के लिए, यानी कि मुस्लिम उम्मीदवार को सरकार में जो रिप्रेजेंटेटिव जाता है जनता से, वो सिर्फ मुस्लिम ही चुने, उसको मुस्लिम ही वोट दे उसके लिए। डिमांड कंसीडर्ड बाय गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट ने डिमांड मान भी ली है 1909 में। कंसीड मतलब मान ली गई। सम सीट्स इन काउंसिल वर नाउ रिजर्व फॉर द मुस्लिम, कुछ सीट जो थी मुस्लिम के लिए ही रिजर्व कर दी कि इन पे सिर्फ मुस्लिम ही क्या करेंगे? इलेक्शन करेंगे। हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर, और वोट भी कौन देगा? मुस्लिम ही वोट देंगे। दिस टेम्प्ट, इसकी वजह से वो ललचा गए पॉलिटिशियन, गैदर बाय फॉलोइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप, और उनका क्या हो गया? मुस्लिम ग्रुप को ही सपोर्ट देने लगे जितने भी मुस्लिम्स थे। मीन वाइल कांग्रेस स्प्लिट इन, और इसी के दौरान कांग्रेस भी बढ़ जाती है 1907 में, मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में। एंड वर अपोज टू यूज़ ऑफ बाइकआउट, जो कि बाइकआउट को अपोज कर रहे थे मॉडरेट की, गवर्नमेंट को हर इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट ना किया जाए। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स, क्योंकि अगर बॉयकॉट करेंगे हम तो उससे फोर्स का यूज़ होगा, और उनको हिंसा ज़्यादा पसंद नहीं थी। आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस कम टू बी डोमिनेटेड बाय मॉडरेट विथ तिलक्स फॉलोवर्स फंक्शनिंग फ्रॉम द आउटसाइड, दो द टू ग्रुप वर रीयूनाइटेड, लेकिन दोबारा से उन्हें रियलाइज़ हो गया कि कमज़ोर हमारे देश की जो आज़ादी के लिए हम कर रहे हैं, जिस स्वराज के लिए हम काम कर रहे हैं, वो दो धड़ों में बंटने की वजह से वो कमज़ोर हो गया वो आंदोलन। तो इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए रीयूनाइट हो गए दोनों के दोनों ग्रुप 1915 दिसंबर में। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग भी एक हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइन करती है, कुछ समझौता सा साइन करती हैं नेक्स्ट ईयर 1960 में। इसको लखनऊ पैक्ट बोला गया है। डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, हम साथ में काम करेंगे फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, ताकि हमारे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली गवर्नमेंट हम बना सकें। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं, उनका मतलब हमें जान लेना चाहिए। फर्स्ट है रेवोल्यूशनरी वायलेंस, द यूज़ ऑफ वायलेंस। रेवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब है द यूज़ ऑफ वायलेंस टू मेक अ रेडिकल चेंज विद इन द सोसाइटी, एकदम से एक रेडिकल चेंज, एक अलग चेंज लेके आने के लिए, लोगों के हित के लिए जब हम कुछ वायलेंस का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं रेवोल्यूशनरी वायलेंस। काउंसिल का मतलब है एन अपॉइंटेड और इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल विद एन एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी इलेक्टेड बॉडी जो एडमिनिस्ट्रेशन और एडवाइजरी का काम करेगी। द ग्रोथ